दुनिया में हर महान चीज़ के अपने कुछ उसूल होते हैं, उनकी वजह से ही वह चीज़ महान होती है। अगर दुनिया के महान लोग उसूलों का पालन करना बंद कर दे तो वो महान नहीं कहलाएंगे। विज्ञान महान है, यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि विज्ञान इसीलिए महान है क्योंकि इसके भी अपने कुछ उसूल हैं जिनका यह हमेशा से पालन करता आया है। वैसे तो बुद्धिमान और समझदार लोगों ने हमेशा से ही विज्ञान का विकास करने पे ध्यान दिया है, लेकिन विज्ञान को एक व्यवस्थित रूप या इसे एक विषय के रूप में पहचान आज से लगभग 400 से 500 साल पहले ही मिली थी। विज्ञान भले ही अपने आप में सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट ज्ञान कहलाता है, लेकिन आज से लगभग 500 साल पहले यह विषय के रूप में व्यवस्थित नहीं था, बिखरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे विद्वानों ने इसे समेटने का प्रयास किया और विज्ञान को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। विज्ञान को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के साथ में ही विज्ञान के कुछ उसूल बन गए, कुछ नियम बन गए जिनके पैरों पर ही पूरा विज्ञान खड़ा होता है। मतलब अगर वे नियम हटा दिए जाए या विज्ञान उन उसूलों का पालन करना बंद कर दे तो हम विज्ञान को विज्ञान नहीं कहेंगे, फिर हम विज्ञान को भी आस्था ही कहेंगे। हम विज्ञान को किसी एक व्यक्ति की राय पर आधारित ज्ञान की बजाय एक निष्पक्ष ज्ञान कहते हैं, क्योंकि वह इन उसूलों पे चलता है। कौन कौन से हैं वो उसूल, उनके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। विज्ञान का पहला उसूल, स्वतंत्रता का उसूल। विज्ञान कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ और मैं सबको स्वतंत्र होने का और स्वाधीन रहने का अधिकार प्रदान करता हूँ। विज्ञान कहता है कि दुनिया में कुछ भी घटित होता है तो वह किसी ईश्वरीय नियम की वजह से या किसी अच्छी शक्ति की वजह से या किसी प्रेत आत्माओं की शक्ति की वजह से घटित नहीं होता है, बल्कि दुनिया में कुछ भी घटित होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। भले ही मनुष्य उन घटनाओं के कारण नहीं जानता हो, लेकिन एक बात तो निश्चित होती है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हाँ, वह कारण किसी भी प्रकृति का हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि वह कारण प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, रैंडम या बेतरतीब हो। आज से यदि 1-2 सदी पहले की बात की जाए तो जब किसी व्यक्ति को मिर्गी आती थी या कोई व्यक्ति अपने आप से बातें करता रहता था या कोई व्यक्ति जो बेवजह ही अपने हाथों को बार बार धोता रहता था, तो इत्यादि कई स्थितियां जिनके कारण स्पष्ट नहीं थे, तो उनके बारे में विचार किया जाता था कि ये सब किसी प्रेत आत्मा की करतूत है, ये सभी घटनाएं ईश्वर के किसी शाप का परिणाम हैं। लेकिन जैसे ही मनोविज्ञान का विकास हुआ, इन सब बातों के कारण स्पष्ट होने लग गए और वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित कर दिया कि ये सब बातें किसी अच्छी या बुरी शक्ति की करतूत नहीं है, बल्कि इन सब के पीछे कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं जो एक व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती हैं। दिमाग के कुछ रसायन असंतुलित हो जाते हैं, इस वजह से मनुष्य ऐसी स्थिति में पड़ जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जैसे शरीर बीमार पड़ता है, वैसे ही हमारा मन और दिमाग भी बीमार पड़ जाता है। और यदि मन और दिमाग का भी इलाज करने की कोशिश की जाए तो अधिकतर व्यक्ति ठीक भी हो जाते हैं। और अब ज़्यादा दिन नहीं है, देखना कुछ समय के बाद में मानसिक रोगी थेरेपी और दवाइयों के माध्यम से बिल्कुल ठीक उसी तरह ठीक होने लग जाएंगे जिससे कि शरीर के रोग दवाइयाँ और एक्सरसाइज के द्वारा ठीक हो जाते हैं। आज से कुछ समय पहले जब इन सब बीमारियों के बारे में कुछ पता नहीं था, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तब लोग मानते थे कि यह तो किसी भूत प्रेत का साया ही है। तब भी वैज्ञानिक कहते थे कि नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य है, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। और आज वैज्ञानिकों ने उनके पीछे का कारण ढूंढ लिया है।
वे बताते हैं कि ये सब मानसिक बीमारियां होती हैं जिनका नाम होता है OCD, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, क्रोनिक डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि होता है। इसीलिए विज्ञान कहता है कि विश्व स्वतंत्र है और कुछ भी बिना वजह के नहीं होता है। उसके पीछे विश्व के कुछ नियम काम करते हैं, प्रकृति के नियम काम करते हैं। विज्ञान कहता है कि कुछ भी नियति की वजह से या अच्छी या बुरी घटनाओं की वजह से घटित नहीं होता है। सब कुछ एक नियम से होता है, और जो चीज़ें आपको लगती हैं कि वो नियमों से नहीं हो रही है, उनका भी वास्तव में कोई ना कोई नियम होता ही है, जो कि हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो हमें अभी समझ में नहीं आ रही है, इसकी वजह से ही वो हमें नियम से बाहर लग रही है। विज्ञान का दूसरा उसूल है शोधक वृत्ति का उसूल। शोधक वृत्ति, इसका मतलब होता है खोजने का स्वभाव। विज्ञान का स्वभाव खोजने का होता है। विज्ञान में जागरूकता और सजगता होती है, और जागरूकता और सजगता के साथ में यह चीज़ों का निरीक्षण करके उससे प्रेरणा लेकर नई खोज को जन्म दे देता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आपने अपने बैग्स में या कपड़ों की जिप के रूप में चिपकने वाले स्टिकर्स देखे होंगे, जिनकी एक साइड पे प्लास्टिक के मुड़े हुए तार होते हैं और दूसरी तरफ थोड़ा ऊनी टाइप का कपड़ा होता है जो उलझा हुआ होता है। इसे वेलक्रो कहा जाता है। तो इस वेलक्रो को बनाने का श्रेय एक वैज्ञानिक को दिया जाता है जिसका नाम था जॉर्ज द मेस्ट्रोल। उनका कहना है कि मेरे अंदर यह आइडिया तब आया था जब मैंने मेरे पेंट में उलझी हुई घास के तिनके को देखा था। सजगता का एक और उदाहरण आपको मैं बताता हूँ कि पहले कपास में से उसके बीजों को अलग करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और इस काम में काफ़ी समय खर्च हो जाता था और पैसा खर्च हो जाता था। लेकिन एक एलिविट नाम के वैज्ञानिक ने एक मशीन का निर्माण करके इस समस्या को पूरी तरह ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से कपड़ा उद्योग में काफ़ी तेज़ी आई। इनका कहना है कि मेरे अंदर यह आइडिया तब आया जब मैंने एक दिन लोहे की डंडियों के बीच में कैद मुर्गियों को देखा। मैंने देखा कि एक भेड़िया उन मुर्गियों को खाने के लिए उन पे झपट्टा मार रहा था। जब वह बार बार झपट्टा मार रहा था तो उसके झपट्टे की वजह से मुर्गियों के पंख उड़ उड़ के बाहर आ रहे थे, लेकिन मुर्गियाँ बिल्कुल सुरक्षित थी। वह एक भी मुर्गी नहीं मार पाया। यहीं से मेरे अंदर इस मशीन को बनाने का विचार आ गया कि कपास और बीज को भी अलग किया जा सकता है। इस प्रकार विज्ञान की खोजें सजगता और जागरूकता की वजह से होती हैं। विज्ञान का तीसरा उसूल है व्यापक दृष्टि से देखने का उसूल। विज्ञान एक जगह पे खड़ा नहीं रहता है। विज्ञान चारों तरफ से घूम घूम के देखता है। कभी पास आके देखता है तो कभी दूर जाके देखता है, और सही तरीके से निरीक्षण करके अनुभव प्राप्त करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश में जनसंख्या घटाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन वे सभी प्रयास असफल दिखाई दे रहे हैं। पर क्या वास्तव में वे जो प्रयास किए गए वे किसी काम के नहीं थे? अगर इसे सीधी दृष्टि से देखा जाए तो निष्कर्ष सामने आता है कि हाँ यार, काम नहीं कर रहे। जनसंख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन यदि इसी चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पता चलता है कि वे तरीके काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जो बदल चुकी हैं। आज से 70 से 80 साल पहले चिकित्सा विज्ञान उतना उन्नत नहीं था जितना कि आज है। आज जन्म देने वाली माताएं तथा बच्चों के बचने के चांस ज़्यादा होते हैं, उनके मरने के चांस कम होते हैं। पहले इलाज की कमी की वजह से बच्चों के मरने की और उनकी माताओं के मरने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। तो एक तरह से देखा जाए तो अब जीवन रक्षक चीज़ पहले की तुलना में ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है। इस वजह से मरने वालों की संख्या कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर आप इस स्थिति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखें
तो आप इस बात को कभी नहीं समझ पाते कि वे योजनाएं काम कर रही हैं, लेकिन उनका काम किसी कारण की वजह से नहीं दिख रहा था। चलो आपको एक और उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र में 10+2 की शिक्षा प्रारंभ की गई तो रायगढ़ जिले में चावल की पैदावार में भारी कमी दर्ज की गई। अब कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कह सकता है कि यार शिक्षा पद्धति के लागू कर देने से चावल की पैदावार पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यह तो बिल्कुल बेतुकी सी बात है। लेकिन अब इसका वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया गया तो पता चला कि 10+2 शिक्षा पद्धति में साइंस के विद्यार्थियों को अंगों का ज्ञान देने के लिए मेंढकों पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था और किया जाता है, जिसकी वजह से हज़ारों की संख्या में मेंढक मर जाते हैं। चूँकि रायगढ़ में बहुत अधिक मेंढक पाए जाते हैं जो कि चावल के कीड़े खाकर चावल की रक्षा करते हैं, तो उन मेंढकों के पकड़े जाने की वजह से चावलों की सुरक्षा में कमी हो गई, क्योंकि कीड़े उन्हें नुकसान पहुंचाने लग गए और इसकी वजह से ही पैदावार में कमी आ गई। इस प्रकार यहाँ पर भी यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता तो इस समस्या का कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता था। यही तो खासियत होती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, ये अनसुलझे रहस्य भी सुलझा देता है। वरना आप खुद सोचो, शिक्षा पद्धति का चावलों की पैदावार से क्या रिश्ता हो सकता है। विज्ञान का चौथा उसूल, विनम्रता का उसूल। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह बार बार खुद को बुद्धिमान साबित करने की कोशिश नहीं करता, और यदि वो गलत हो जाता है तो वह अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और जो चीज़ सही होती है उसका समर्थन करने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार विज्ञान का भी सबसे खास गुण होता है कि विज्ञान विनम्र होता है। यह कभी भी यह नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, यह कभी यह नहीं कहता कि मैंने जो साबित कर दिया वो अंतिम सत्य होता है। यह हमेशा कहता है कि मैंने जो साबित किया वो अब तक के तथ्यों के आधार पर, अब तक के अनुभवों के आधार पर अंतिम परिणाम है, अंतिम सत्य है। लेकिन भविष्य में किसी अज्ञात तत्व के आ जाने से हो सकता है कि यह अंतिम सत्य कुछ और हो जाए। यह हो सकता है कि अभी जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ है या जिस निष्कर्ष पे हम आए हैं वह पूरी तरह से गलत साबित हो जाए। जैसे परमाणु मॉडल के संबंध में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, फिर उसके बाद में प्लम पुडिंग सिद्धांत आया, फिर उसके बाद में रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल आया, फिर उसके बाद में नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया, और फिर सबके अंत में सन 1926 में आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी मॉडल आया। लेकिन एक बात पे विचार करो कि जब प्लम पुडिंग सिद्धांत आया तो क्या इससे पहले वैज्ञानिक जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत आया था, क्या वह गलत साबित हो गया या वह निरर्थक साबित हो गया? नहीं, बल्कि जॉन डाल्टन सिद्धांत प्लम पुडिंग सिद्धांत का आधार बना। ठीक उसी प्रकार प्लम पुडिंग सिद्धांत रदरफोर्ड का आधार बना, फिर रदरफोर्ड नील्स बोर का आधार बना। इस प्रकार ये आपस में आधार बनते हैं। जो चीज़ें सही होती हैं वैज्ञानिक उसे आपस में स्वीकार कर लेते हैं, और जो चीज़ें गलत होती हैं उसे खुशी खुशी अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन विज्ञान में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक वैज्ञानिक कोई सिद्धांत लाता है और भविष्य में जाकर वह गलत हो जाता है तो वह वैज्ञानिक बेइज्जत हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है, बल्कि उस वैज्ञानिक का हमेशा सम्मान किया जाता है कि उस वैज्ञानिक ने नींव का पत्थर रख दिया है, अब उस पर मंजिल बनती जाएगी। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने उस समय जो सिद्धांत दिए थे वे आज के समय में काफ़ी हद तक गलत साबित होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि सिगमंड फ्राइड को वैल्यू नहीं दी जाती, बल्कि सिगमंड फ्राइड को पूरी इज्जत के साथ में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। विज्ञान किसी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताता, बल्कि जितना ज्ञान स्पष्ट होता है उतना बोल देता है।
कि हमसे इतना आता है और वह भी गलत हो सकता है। और यही विनम्रता विज्ञान को या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अन्य दृष्टिकोणों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। विज्ञान का 5वां उसूल, निडरता का उसूल। विज्ञान निडरता के उसूल पर चलता है और अनेक वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित किया है कि सत्य सत्य ही होता है और असत्य असत्य ही होता है। कई विद्वानों ने लोगों को यह बात समझाने की कोशिश की थी कि सत्य किसी धर्म ग्रंथ में नहीं छिपा हुआ है, बल्कि सत्य आत्मचिंतन और निरीक्षण करने से और अनुभव करने से प्राप्त होगा। लेकिन जब भी कोई ऐसी बातें बोलता था तो ऐसा माना जाता था कि वो ईश्वर के खिलाफ है और ईश्वर का अपमान करने की कोशिश कर रहा है, और उसे या तो आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती थी या उसे मार दिया जाता था। ईसा पूर्व 399 की बात है। दार्शनिक सुकरात ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसी बातों को स्पष्ट किया जो कि उस समय चल रही बेकार की मान्यताओं के विपरीत थी। तो वहाँ के अंधभक्तों को यह बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने सुकरात के सामने 2 ऑप्शन रखे। या तो वह अपने बताए गए सिद्धांतों को खुद गलत साबित कर दे या फिर ये जहर का प्याला पी ले। सुकरात जी ने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन अपने सिद्धांतों को गलत साबित नहीं किया, और शायद विज्ञान की पहली कुर्बानी यहीं से शुरू होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था रोजन बेकन, इन्होंने अरस्तु के सिद्धांतों की जांच पड़ताल करते हुए दुनिया के सामने यह बात रखी कि सत्य धर्म ग्रंथों पर अंधविश्वास करने से नहीं मिलेगा, बल्कि सत्य मिलेगा तो खुद आत्मचिंतन करके या निरीक्षण परीक्षण करके। इनके साथ में भी बहुत बुरा किया गया। इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई और 14 साल के बाद में उनकी मौत हो गई, और जब तक ये नहीं मरे तब तक इन्हें जेल में रखा गया। कोपरनिकस और गैलीलियो के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया था, उनका भी यही हाल हुआ था। भारत देश की बात करें तो महात्मा चावार्क और महात्मा बुद्ध ने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया था, लेकिन उनका भी खूब विरोध हुआ था। और अभी हाल ही में आचार्य रजनीश अर्थात ओशो ने पुरानी मान्यताओं का खंडन करते हुए धर्म ग्रंथों का विरोध करते हुए बताया था कि कुछ भी अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन इनका भी वही हाल हुआ, इन्हें भी मार दिया गया। लेकिन इन महान आत्माओं ने, इन महान वैज्ञानिकों ने मरना स्वीकार कर लिया, लेकिन झूठ के सामने घुटने टेक देना यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये जानते थे कि अगर आज इन्होंने झूठ का समर्थन कर दिया तो आने वाली पीढ़ियाँ अंधविश्वास के चक्कर में खुद का विनाश कर देगी। एक प्रकार से देखा जाए तो इन्होंने आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करने के लिए अपनी आहुति दे दी। मैं इन सभी महान आत्माओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज विज्ञान इनकी नींव पर ही खड़ा है। विज्ञान और डर का दूर दूर तक संबंध नहीं है। जहाँ डर होता है वहाँ पर तर्क काम नहीं करता, और जहाँ पर तर्क काम नहीं करता वहाँ पर स्वतंत्र रूप से विश्लेषण नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पुरानी मान्यताओं के आधार पे निर्णय किए जाते हैं और निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञान और साहस साथ साथ चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास में ज्ञान है लेकिन साहस नहीं है तो उसका वह ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। मैंने कुछ दिनों पहले एक किताब पढ़ी थी, मैंने उसमें एक उदाहरण पढ़ा था, वह मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के एक अच्छे विचारों वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे। ये कहते थे कि विधवा का विवाह होना चाहिए और नाबालिग कन्या का विवाह नहीं होना चाहिए। जब इनकी पत्नी मरी तो महात्मा फुले ने इनसे कहा, जो भी आपके साथ में हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब आप अपने विचारों के हिसाब से किसी विधवा से विवाह कर सकते हैं या किसी बालिग कन्या से विवाह कर सकते हैं। तो इन्होंने जवाब में कहा
कि मैं विधवा विवाह तथा बालिग कन्या के विवाह का समर्थन तो करता हूँ। मैं विधवा के विवाह का समर्थन और नाबालिगों के विवाह का असमर्थन करता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो पूरा समाज मेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा। इन्होंने अपने डर की वजह से नाबालिग कन्या से ही विवाह किया। इस प्रकार देखा जाए तो समाज सुधारक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो केवल बातें करते हैं, और एक वो होते हैं जो करके दिखाते हैं। विज्ञान साहस और निडरता का समर्थन करता है, क्योंकि वो जानता है कि अंधविश्वास को केवल बातों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं महादेव गोविंद सिंह रानडे जी का अपमान नहीं करना चाहता और ना ही उन्हें बुरा बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारने के लिए जिस लड़की के साथ में उन्होंने विवाह किया था उसे अपनी पुत्री और स्टूडेंट के रूप में शिक्षित बनाया, और उस लड़की ने आगे जाकर सेवा सदन नाम की संस्था का निर्माण किया। महादेव जी ने इसके लिए काफ़ी विरोध सहा था, अपने परिवार वालों का भी, अपने समाज का भी, हर प्रकार का विरोध सहा, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी पश्चाताप में गुजार दी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वे समाज सुधारक थे, लेकिन किसी कारणवश उनसे भी गलती हो गई, तो मुझे लगता है कि हमें इन्हें एक कायर के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें इन्हें एक वीर योद्धा के रूप में देखना चाहिए, जिन्होंने अपनी गलती को सही साबित करने के बजाय उसे दूर करने का प्रयास किया। और मेरे विचार से ये दिखावा करने वाले समाज सुधारक नहीं थे, क्योंकि यदि ये वास्तव में दिखावे वाले समाज सुधारक होते तो ये बाद में समाज का विरोध क्यों सहते। मुझे लगता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन हमें इतिहास में इन्हें एक वीर योद्धा के रूप में देखना चाहिए, ना कि किसी कायर के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने विज्ञान के 5 उसूल, विज्ञान के 5 नियम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिए और आप समझ भी गए। मैं ज्ञान को सरल भाषा में सरल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहूँगा। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।